नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद लोधी हमारे इस YouTube चैनल गतिमान एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं हिंदी, और हिंदी में भी मैं शुरुआत कर रहा हूं वर्णमाला से, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे बेसिक से बनते हैं, स्वर पे, व्यंजन पर। क्लियर है? इस तरीके से तो सबसे पहले हम शुरुआत ही कर लेते हैं कि वर्णमाला में वर्ण, सबसे पहले जो शुरुआत होती है वर्णमाला की, वो कहाँ से होती है? वर्ण से होती है। जैसे भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि को वर्ण कहते हैं, जिसके खंड नहीं किए जा सकते। खंड का मतलब है दोस्तों यहाँ पर टुकड़े नहीं किए जा सकते, जिसको तोड़ा ना जाए वो क्या कहलाती है? वर्ण कहलाते हैं। क्लियर है? और इसकी भाषा की सबसे छोटी इकाई कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि को वर्ण कहते हैं, जिसके खंड नहीं किए जा सकते। जैसे आ, ई, वा, का। क्लियर? वर्णमाला वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है ना? वर्णों का व्यवस्थित समूह या क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। हिंदी में कुल 52 वर्ण हैं, जिनमें 13 स्वर, 35 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन हैं। स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना किसी अवरोध के होता है। स्वर अर्थात जिनका उच्चारण बिना किसी अवरोध या रुकावट के होता है, वह स्वर कहलाते हैं। इनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, ये सभी स्वतंत्र होते हैं, है ना? तो स्वरों के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता या सहायता नहीं की जाती, या सहायता नहीं होती है, यह सभी स्वतंत्र होते हैं। एवं परंपरागत रूप से इनकी संख्या कितनी है? 13 है। परंपरा के अनुसार इनकी संख्या 13 है। परंतु हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर्ण हैं जो कि 11 माने जाते हैं। परंतु हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर 11 माने जाते हैं। आ, ई, उ, ए, ओ, औ, ऋ। अब दोस्तों आपने इनको पढ़ा होगा, आ, बड़ा, ई या छोटी, बड़ी, छोटू, बड़ाऊ। तो ये पढ़ने का कोई इसका ऑथेंटिक रीज़न नहीं है, ना ही ये कोई पर्टिकुलर तरीका है। हाँ, वो बात अलग है कि आप लोगों को ऐसा पढ़ाया गया, ऐसा ही मुझे ही पढ़ाया गया था, तो मैं भी वैसे ही पढ़ता था। लेकिन अब ये वीडियो देखने के बाद आप इनको बिल्कुल छोटा बड़ा बिल्कुल भी ना पढ़ें। ना इनमें कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, अपनी जगह सभी एक लेवल के हैं, सभी बड़े भी हैं, सभी छोटे भी हैं। तो ऐसा इनको बिल्कुल भी नहीं पढ़ा जाता। जो इनको सही तरीका या शुद्ध पढ़ने का तरीका है वो आ, ई, इस तरीके से पढ़ने का इनका जो उच्चारण पे डिपेंड करता है कि मतलब जिनको अपन ये आ की मात्रा लगी है या बड़ी की मात्रा लगी है, उनको थोड़ा लंबा उच्चारण करते हैं, और जो जिनमें छोटी की मात्रा है इनको थोड़ा कम उच्चारण करते हैं। ठीक है? अनुस्वर ये अनुस्वर कहलाता है, और जो विसर्ग स्वर है वो आह कहलाता है। तो जो मैंने आपको पहले ये बताए हुए आ, बड़ा, इस तरीके के जो कि हम बोलते हैं बड़ा, बट वो है नहीं, ये 11, फिर ये 2 जोड़ के क्या हो जाता है? परंपरागत रूप से इनकी संख्या 13 हो जाती है। व्यंजन वे शब्द हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अ ध्वनि छिपी रहती है। जैसे हम बोले क, ख, ग, तो इनमें आ की ध्वनि छिपी हुई रहती है। और व्यंजन वे शब्द हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में आ ध्वनि छिपी रहती है। परंपरागत रूप से इनकी संख्या 33 है। तो व्यंजनों की भी संख्या परंपरागत रूप से है, जो कितनी है? 33 है। द्विगुण व्यंजन ला, ढा को जोड़ने से इनकी संख्या 35 हो जाती है। द्विगुण व्यंजन कहलाते हैं, वो कहलाता है ड़ा और ढा को जोड़ने से इनकी संख्या 35 हो जाती है ना? अब व्यंजन के जो टाइप हैं या वर्ग बनाए गए हैं वो का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग हैं। तो का वर्ग में क, ख, ग, घ, ड़, चा वर्ग में चा, छा, जा, झा, ञ, टा वर्ग में टा, ठा, डा, ढ़ा, ड़ा, ता वर्ग में ता, था, दा, धा, ना। और आगे बढ़ें तो पा वर्ग में आ जाते हैं पा, फा, बा, भा, पा, फा, बा, धा और ना। ये
वर्गों के आधार पर जो कि बांटे गए व्यंजन हैं। और ये इस तरीके से टोटल कितने हो जाते हैं दोस्तों, 25 हो जाते हैं। फिर आगे बात करते हैं हम अंतस्थ व्यंजन, या, रा, ला, वा अंतस्थ व्यंजन है। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन, सा, सा, हा। अब इनको ऊष्म या संघर्षी व्यंजन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें हमारी जीभ में हवा का संघर्ष होते हुए, संघर्ष या घर्षण होते हुए निकलती हैं। सा, हा। क्लियर। संयुक्त व्यंजन जो कि मिलके बनते हैं, जैसे अंतस्थ व्यंजन की इसी में हम बात करें तो या, रा, ला, वा, मतलब इनमें अंदर से आवाज़ आती हुई हमको निकलती समझ में आती है, या, रा, ला, वा। लेकिन जैसे सा बोलते हैं तो सा में जीभ में हवा का घर्षण समझ में आता हमको, सा, हा, इस तरीके से है ना। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन जो कि मिलके बनते हैं। छा बनता है का और सा से, का मतलब छोटा का, इस तरीके से सा, छा। त्रा बनता है ता और रा से। ज्ञा बनता है या और जा और या से। स्रा बनता है सा और रा से। क्लियर। शब्दावली, प्राण का मतलब होता है शब्दावली में हवा से, प्राण मतलब हवा से, जैसे आपने सुन रखा होगा अल्प प्राण, महाप्राण, इस तरीके से। घोष, स्वर तंत्रियों में ध्वनि का कंपन, जो घोष बोलते हैं ना, घोष है ना, अश्व घोष, या इस तरीके से जो युद्ध की घोषणा होती थी उस तरीके के लिए शंख बजाया जाता, उसको घोष बोला जाता। स्वर तंत्रियों में ध्वनि का कंपन। सघोष, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो। क्लियर है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, इसकी आप टेंशन ना लें, आगे इसमें मैंने चार्ट में बताया हुआ है, तो थोड़ा सा आप वेट करें आप, तो आगे आपको ये जो तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण है वो समझ में आ जाएगा। सघोष समझे अभी आप केवल, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो, है ना, स्वर तंत्रियों में जिनका उच्चारण करेंगे हम तो स्वर तंत्रियों में कंपन हो। अघोष, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो, है ना, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो वो अघोष कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, ये आगे बना हुआ है अभी चार्ट, है ना। अल्प प्राण, जिन व्यंजनों के उच्चारण में कम हवा निकले अल्प प्राण कहलाते हैं वो व्यंजन। अल्प प्राण मतलब कम प्राण निकले या कम वायु निकले या कम हवा निकले, वो क्या कहलाते हैं, अल्प प्राण कहलाते हैं। ठीक है। महाप्राण, जिन व्यंजनों के उच्चारण में अधिक हवा निकले या महाप्राण, या ज़्यादा हवा निकले या ज़्यादा प्राण निकले अपनी भाषा में, तो क्या कहलाते हैं, महाप्राण कहलाते हैं। ठीक है। व्यंजनों का वर्गीकरण, अब देखिए यहाँ पर जो अभी मैंने बताया था ना इनके ये जो चार्ट के बारे में, तो अभी यहाँ पर बनी हुई है, तो चार्ट आप यहाँ पर देखें। व्यंजनों का वर्गीकरण, ये स्पर्श व्यंजन उच्चारण के समय हवा फेफड़ों से निकलते हुए मुंह के विभिन्न भागों से निकले। स्पर्श व्यंजन उच्चारण के समय हवा फेफड़ों से निकलते हुए मुंह के विभिन्न भागों से निकले। ठीक है, वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श मतलब हवा स्पर्श करते हुए निकलती है मुंह में। ठीक है। वर्ग, उच्चारण स्थान अघोष अल्प प्राण, अघोष महाप्राण, सघोष अल्प प्राण और सघोष महाप्राण। ठीक है। कंठ, उच्चारण स्थान क्या है, गला है, क्योंकि कंठ कहाँ होता है, गले में होता है। इधर देखें, ये क्लियर दिख रहा होगा आपके लिए, है ना, गला, कंठ। अघोष अल्प प्राण, कंठ वाले में कौन सा आता है, का आ जाता है। ठीक है। का, कंठ जैसे बोलते हैं का, तो कंठ का उच्चारण होता है। फिर वर्ग तालव्य, तालव्य मतलब तालु ए, या मुंह के भीतर छत का पिछला भाग, ये वाला अंदर वाला, है ना। इसमें चा, देखो चा यहाँ उच्चारण होता है अंदर। क्लियर है। ठीक। फिर जैसे अघोष महाप्राण, ये भी कंठ से ही बोला जाता है, खा। तालव्य, अघोष महाप्राण में तालब में छा, देखो यहाँ से अंदर से बोला जाता है। सघोष महाप्राण, कंठ से बोले जाने वाला गा, गा, देखो यहाँ से आती है आवाज़, गा। ठीक है। सघोष महाप्राण, घ, घ, देखो यहाँ थोड़ी ज़्यादा हवा निकलती है, घ। क्लियर। तो ये कंठ से बोला जाता है। तालव्य से सघोष अल्प प्राण, जा, जा, देखो यहाँ से तालब अंदर मुँह के भीतर या तालु से। ठीक है। सघोष महाप्राण, झा। ठीक, ये तालव्य से। मूर्धन्य, अघोष अल्प प्राण, टा, अघोष अल्प प्राण, टा। मूर्धा, मुँह के भीतर की छत का अगला भाग, मुँह के भीतर की छत का अगला भाग, ये वाला है ना, अघोष अल्प प्राण, टा, मूर्धन्य।
अघोष महाप्राण ढ, सघोष अल्प प्राण ड और सघोष महाप्राण ड़ा। ठीक है, डा डा बोलते हैं ना, सघोष अल्प प्राण डा कम हवा निकलती है, सघोष महाप्राण ढ़ा इसमें ज़्यादा वायु निकलती है ना मुंह से। फिर आगे इसी में बात करें तो दंत से बोले जाने वाले दांत, अघोष अल्प प्राण ता। देखो यहाँ पे ता मतलब दांतों में जो मूवमेंट होता है वो दिखता है। अघोष महाप्राण था, ये दिख रहा है ना। सघोष अल्प प्राण दा, ये भी दिखता है, और सघोष महाप्राण धा। अब आप बोलेंगे सभी में दांत दिखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो थोड़ा बहुत फर्क मेजरमेंट जो आप करते हैं डायरेक्ट या बहुत बारीकी से देखेंगे तो समझ में आता है, लेकिन सभी में तो मुंह तो ऑब्वियसली है ना, क्लियर है, मुंह तो चलेगा ही। ओष्ठ ओंठों से उच्चारण का स्थान, अघोष अल्प प्राण में पा, देखो पा, ये डायरेक्ट समझ में आ रहा है, पा दांत नहीं दिखते इसमें पा में, है ना, ये ओष्ठ ओंठ से। अघोष महाप्राण फा, देखो इसमें दांत नहीं दिखते, किसी के भी नहीं दिखेंगे। सघोष अल्प प्राण बा, इसमें भी दांत नहीं दिखते। सघोष महाप्राण यहाँ पर भा, इसमें भी दांत नहीं दिखते हैं। तो यहाँ से आपको डायरेक्ट समझ में आता है जो ओंठों से बोले जाए, पा फा बा भा, ये ओंठों से बोले जाते हैं ना। तो ये क्लियर है। ये कौन से हैं? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श मतलब जीभ का स्पर्श, हवा का स्पर्श, दांतों का, ओंठों का, ये स्पर्श के आधार पर है। क्लियर। और ये भी कितने हैं? टोटल 25 हैं। ठीक है, सॉरी 20, 5 अभी हम बाद में पढ़ेंगे इसके, है ना। अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण स्वर एवं व्यंजन के बीच होता है वो अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वर एवं व्यंजन के बीच होता है अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। वर्ण, उच्चारण स्थान, वर्ग। या तालव्य, रा वर्तस्थ सघोष अल्प प्राण में आते हैं सभी। ला वर्तस्य, वा दंतोष्ठ्य। उच्चारण स्थान या का तालु है, रा का मसूड़ा या दंतमूल। रा रा देखो मसूड़ा या दंतमूल। ला का मसूड़ा या दंतमूल और वा का उत्तर का दांत और नीचे का दांत। उत्तर मतलब पीछे का और नीचे का ये उत्तर का दांत। वाह वाह, देखो यहाँ पे दांतों में थोड़ा सा जोर टाइप का पड़ता है। ऊष्म संघर्षी व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु मुंह में घर्षण करके निकले, है ना। जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु मुंह में घर्षण मतलब घूमते हुए या बहुत घिसते हुए निकले, है ना, वो कहलाते हैं ऊष्म संघर्षी व्यंजन। संघर्ष वो कौन कौन से हैं? सा हा, है ना। और सा का स्थान कौन सा है? जिसको हम शक्कर वाला सा बोलते हैं वो वर्ग तालव्य है। षटकोण वाले सा का वर्ग मूर्धन्य है। और सरौते वाले सा का वर्ग है वर्तस्य। और हा सघोष महाप्राण और स्वरतंत्र, है ना। ये सब तालव्य मूर्धन्य वर्तस्य तीनों सा किस में आते हैं? अघोष महाप्राण में आते हैं। उच्चारण वर्ग है शक्कर वाले सा का तालु, षटकोण वाले सा का मूर्धा, सरौते वाले सा का मसूड़ा, दंतमूल या कंठ के भीतर सा। ठीक, अगला इसी में बात करते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। उच्चारण में जीभ उठकर झटके से नीचे आती है, जैसे ला सघोष अल्प प्राण, ढा या इंगा इसको बोलते हैं, जो भी आप बोलते हैं अपने हिसाब से इसको पढ़ सकते हैं। इंगा सघोष अल्प प्राण, ढा सघोष महाप्राण। जब आप इंगा बोलेंगे, इंगा एकदम झटके से जीभ आती है, ढा बोलते हैं एकदम झटके से जीभ ऊपर नीचे आती है ना। तो ये थे दोस्तों वर्णमाला में स्वर और व्यंजन, और हमने वर्णों की भी बात की। मैं उम्मीद करूँगा कि आपके लिए ये पूरा जो भी मैंने टॉपिक बताया हुआ है समझ में आया होगा बहुत अच्छे तरीके से, है ना। और आप इसको बहुत भली भांति कर पाएंगे और समझ पाएंगे। अगर आपको फिर भी कोई समस्या समझ में आती है या आपको लगता है कि आपसे नहीं बन रहा है या कोई बात समझ में नहीं आई हुई है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि दोस्तों यहाँ मेरी जो गर्दन है, नेक, यहाँ बहुत ज़्यादा पेन है, तो मैं अभी ये बोर्ड देखो पीछे दिख रहा होगा, इस पर वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। इसलिए मैं स्क्रीन रिकॉर्डर की सहायता से जितना संभव है उतनी आप लोगों की मदद कर पा रहा हूँ इस लॉकडाउन में। तो आज के लिए इतना ही, चलिए कल आगे और बात करेंगे हम इसी के बारे में। ठीक है, थैंक यू।